ये है मिस्टीवर्स स्टोरी, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य, जहां किस्मत खेलती है अपना खेल और जहां एक साधारण इंसान बन सकता है असाधारण। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है गरीब से करोड़पति सुपर फाइटर की रहस्यमयी कहानी। देर रात अभय के पास सोनिया का फोन आया। अभय ये देखकर अलर्ट हो गया। अभय, क्या हुआ सानिया? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सानिया, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। अभय, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभय, डोंट वरी सानिया, मैं अभी आ रहा हूँ। अभय सानिया के विला की तरफ भागा और जल्दी से उसके रूम में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो सानिया बिल्कुल ठीक थी और अभय को देखकर मुस्कुरा रही थी। अभय, तो तुमने मेरे साथ मजाक किया? सानिया, छोटा सा, आज शाम से मुंह सड़ाकर जो बैठे हो, मुझसे बात भी नहीं की। अभय, सानिया, पूरी दुनिया को लगता है मैं खूनी हूँ। सब न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में हूँ मैं। अब ये सेलिब्रेट करने वाली बात तो है नहीं है। सानिया, अभय, तुम सानिया राठौड़ के फियांसे हो। अब तो कैसे ना तैसे न्यूज़ में बने ही रहोगे। डोंट वरी, मीडिया का यही काम है, कुछ टाइम बाद सब भूल जाएंगे। अभय, क्या तुम भूल पाओगी सानिया? अभय ने ये कहते हुए सानिया की आंखों में देखा और नजरें मिलते ही कुछ पलों के लिए सानिया जैसे जम सी गई। उसने अभय की आंखों में इतनी सीरियसनेस आज पहली बार देखी थी। सानिया चुप रही तो अभय फिर से बोल पड़ा। अभय, सानिया, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि इस सब बातों से तुम्हें कोई फर्क कैसे नहीं पड़ रहा। कुछ दिन पहले तक तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी और आज आधी रात को अपने कमरे में बुला लिया। अचानक से इतना भरोसा कैसे करने लगी तुम मुझ पर? सच बताओ, कोई गेम खेल रही हो मेरे साथ? सानिया, अभय, तुम्हारी तरह वेल्ली नहीं हूँ मैं। एक कंपनी संभालती हूँ। ये गेम वामे मुझे खेलने नहीं आते और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी नहीं आते। इसलिए दुनिया क्या बोलती है, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय की अचानक आवाज बदल गई। मतलब तुम पर मेरा जादू चल ही गया? मैं बंदा ही ऐसा हूँ यार। सानिया, ज्यादा उड़ो मत। ये तो मैं सब कुछ तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए बोल रही थी। आज शाम से कोई काम नहीं किया तुमने। कल भी देवदास बनकर ना बैठे रहो, इसलिए तुम्हारी झूठी मूठी तारीफ कर दी। अब जाओ, मुझे सोना है, नहीं गए तो पापा को बुला लूंगी। अभय ने घबराकर कहा। नहीं मिस्टर राठौड़ को नहीं, मैं जा रहा हूँ। अभय वहां से जल्दी से बाहर निकला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर विशाल राठौड़ ने उसे इस वक्त सानिया के साथ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। विशाल राठौड़ की नज़र अभय पर पड़ ही गई और इस बात से अभय अनजान था। अगले दिन अभय मेट्रो में बैठ हुआ था। तभी एक स्टेशन पर एक बेहद खूबसूरत लड़की मेट्रो में चढ़ी। उसे देखकर अभय के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो उर्वशी थी, यानी रेड लोटस गैंग की रेड रोज। अभय ने खुद को नॉर्मल किया। रेड रोज ने इधर उधर नजर घुमाई और अभय को देखा तो उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो अभय के पास बैठे आदमी से बोली, क्या आप दूसरी जगह बैठ सकते हैं? ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अभय हैरान होकर उर्वशी को देखने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं उर्वशी ने उसे पहचान तो नहीं लिया। वो आदमी वहां से उठा तो उर्वशी अभय के पास बैठ गई। उर्वशी, डोंट माइंड, पर मुझे ये जगह सेफ लगी, इसलिए गेट के पास झूठ बोल दिया। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। अभय, नहीं नहीं, आपने बॉयफ्रेंड बोला तो मैं तो बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बैठिए। उर्वशी ने अभय को नहीं पहचाना था। अभय को बहुत कम लोग जानते थे। उर्वशी उससे बात आगे बढ़ाने के लिए अपने सनग्लासेस हटाकर बोली, हाय, मैं दिल्ली में नई हूँ। आप यहाँ कोई अच्छी घूमने की जगह बता सकते हैं? अभय, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुतुब मीनार जाइए, लाल किला भी अच्छा है, इंडिया गेट और भी कई जगह हैं। उर्वशी, आपको काफ़ी कुछ पता है, क्यों ना आप आज के लिए मेरे गाइड बन जाए? अभय, क्यों नहीं, पर आपके पास देने के लिए पैसे हैं ना? अभय का जवाब सुनकर उर्वशी भौचक्की रह गई। वो जिस लड़के से बात कर रही थी वो कहीं पागल तो नहीं है। उसे इतनी सुंदर लड़की का साथ मिल रहा था और उसे चाहिए तो क्या, पैसे? ये उर्वशी को अपनी इंसल्ट जैसा लगा, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके बोली,
उर्वशी, मैं पैसों के बिना भी पे कर सकती हूँ। मुझे कॉम्पनसेट करना आता है। पहले हम घूमने जाएंगे, फिर डिनर करेंगे और फिर डेजर्ट। उर्वशी की आवाज़ में शैतानी और नज़ाकत कूट कूट कर भरी थी। अभय एक सेकंड के लिए तो फ्रीज हो गया। पहली बार कोई लड़की उसे इतना टेम्प्ट कर रही थी। अभय ने एक झटके में कहा, अभय, ओक डन, चलिए। उर्वशी ने अपने सनग्लासेस लगाए और खड़ी हो गई। उर्वशी, नेवर माइंड, तुम बहुत बोरिंग हो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। उर्वशी ने अभय को चिढ़ाने के लिए स्माइल किया और अगले स्टेशन पर उतर गई। वो यही करती थी, पहले उकसाती थी और फिर छोड़ जाती थी। उसे आदमियों को इस तरह परेशान करके सुकून मिलता था। अभय, हंस ले लाल गुलाब, मुझसे कौन सा सच में तुझ में इंटरेस्ट था? तू यहाँ क्यों आई है? बस ये जानना था। कोई नहीं, पता तो मैं कर ही लूँगा। उसी रात अभय के पास कशिश का कॉल आया। कशिश, हाय अभय, कल मेरा बर्थडे है। कुछ खास दोस्तों को ही बुलाया है, प्लीज़ ज़रूर आना। अभय, थैंक्स कशिश, पर अब मैं किसी के यहाँ जॉब भी करता हूँ। सानिया राठौड़ अब मेरी बॉस हैं। अगर उसने छुट्टी दी तो ज़रूर आऊँगा। कशिश, ओह, मैं सानिया को भी इनवाइट कर देती हूँ। आई होप फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभय, हाँ, तब ठीक रहेगा कशिश। सी यू टुमारो। दरअसल रेड रोज को अपनी आंखों से दिल्ली में देखने के बाद अब अभय सानिया की सिक्योरिटी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए सानिया को भी अपने साथ ले जाने के आइडिया पर रेडी हो गया। आखिर कशिश ने उसकी इतनी मदद जो की थी, उसकी वजह से वो अपने अकाउंट का बैलेंस जान पाया था और अपने कई दुश्मनों से बदला ले पाया था। अगली सुबह अभय और सानिया घर से ऑफिस के लिए निकले तो विशाल राठौड़ ने अभय को रोका। विशाल, अभय, परसों रात तुम सानिया के रूम में क्या कर रहे थे? अभय ने हड़बड़ाकर कहा, कुछ नहीं। उसे लगा कोई मुसीबत है। मैं चेक करने गया था, पर फॉल्स अलार्म था। वो ऐसे ही डर गई थी। मिस्टर राठौड़, आप ज़्यादा मत सोचिए। मेरे दिल में सानिया के लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है। विशाल, अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो सानिया तुम्हारे लायक नहीं है? अभय, अरे नहीं मिस्टर राठौड़, वो तो सुपर हॉट है। कोई भी लड़का पागल हो जाएगा उसके। अभय बोलते बोलते चुप हो गया। विशाल उसे घूर रहा था। अभय सोचने लगा, अभय, कहाँ फंस गया यार? इसकी बेटी को पसंद करो तो दिक्कत, न करो तो दिक्कत, करूं तो क्या करूं? अभय के चेहरे पर परेशानी देखकर मिस्टर राठौड़ मुस्कुराने लगे। विशाल, चिल अभय, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली मुझे आजकल सानिया में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। लड़कों को इतना भाव उसने कभी नहीं दिया जितना तुम्हें दे रही हैं। मुझे लगता है उसे सच में तुम में इंटरेस्ट जागने लगा है। कहीं तुम्हें भी तो? अभय झट से बोला, नो चांस मिस्टर राठौड़, सानिया मेरी क्लाइंट हैं और मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, दैट्स इट। अभय ये कहकर कार में जाकर बैठ गया। सानिया ने ड्राइवर से कार एक एंटीक मार्केट की तरफ लेने के लिए कहा। अभय, मार्केट क्यों? सानिया, आज कशिश का बर्थडे है, तो उसके लिए गिफ्ट लेना है। उसने तुम्हें भी बुलाया है ना, खाली हाथ जाओगे? अभय, ये गिफ्ट के चौचले तुम लड़कियों के हैं। हम लड़के तो प्यार देने और प्यार लेने में विश्वास करते हैं। सानिया, इसे ना आलस कहते हैं और तुम हो ही अव्वल दर्जे के आलसी। बात करते हुए अचानक ही सानिया ने अपना हाथ अभय के हाथ पर रख दिया। अभय चौंक गया और विशाल राठौड़ की बात याद आते ही उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सानिया उसका ये रिएक्शन देखकर जोर जोर से हंसने लगी। सानिया, अरे, गलती से हाथ रख दिया था। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे बिजली का झटका लगा हो, डरपोक। अभय ने चैन की सांस ली और दोनों कुछ ही देर में मार्केट पहुंचकर शॉपिंग करने लगे, इस बात से अनजान कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वहां रिया के घर में अलग ही प्लानिंग चल रही थी। रेणुका रिया से बोली, परसों अभय के पास ऑफर लेकर गई थी। ये सोचा था कि सानिया तो उससे एंगेजमेंट तोड़कर ही रहेगी। उसे घर में हिस्सा तक ऑफर कर दिया पर वो माना नहीं, और अब तो उस पर से वो इल्ज़ाम भी हट गया। अब तो कोई चांस ही नहीं है कि हम अभय को फिर से पा सके। रिया,
पाएंगे मम्मी। अभय खुद आएगा हमारे पास और मुझसे शादी भी करेगा। अगर किसी तरह मैं उसके बच्चे की माँ बन जाऊं तो। ये सुनकर प्रेरणा और रेणुका दोनों के चेहरों पर डेविल स्माइल आ गई। वहां मार्केट में अभय की नज़र एक कार पर गई, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ गया। अचानक से उसके सामने हजारों पुराने सीन्स घूमने लगे। कुछ देर के बाद जब अभय ने ध्यान से पूरा मार्केट देखा तो उसे याद आया कि वो कुछ सालों के लिए इस मार्केट में भी काम करता था। दुकानों में बैठे मालिकों ने जब अभय को सानिया के साथ देखा तो सब चौंक गए। अभय ने जब सारे मालिकों को देखा तो उसके अंदर एक गुस्से की आग जल गई। सानिया अभय को अपने साथ एक एंटीक शॉप के अंदर ले गई। अभय जैसे ही एंटीक शॉप के अंदर गया, उसे एक आवाज सुनाई दी। अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें फिर से काम चाहिए क्या? अभय जिस दुकान में काम करता था, सानिया अनजाने में उसे उसी दुकान में लेकर गई थी। सानिया अभय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो तुम इतने खुदगर्ज हो कि इतने पैसे होते हुए भी खुद यहाँ काम करते थे, या इतने नालायक थे कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स पैसे नहीं देते थे? अभय, शॉपिंग करने आई हो या मेरी जासूसी करने? जल्दी से अपना गिफ्ट लो। सानिया, तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हें तो ऑफिस जाकर भी टाइम पास करना है, इसलिए चुप रहो और मुझे शॉपिंग पर कॉन्सेंट्रेट करने दो। अभय ने मुंह बनाया और अपना गिफ्ट देखने लगा। अचानक अभय की नज़र एक औरत पर पड़ी जिसे एक लड़का परेशान कर रहा था। अभय ने देखा कि उस लड़के ने ज़बरदस्ती उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था और उससे बदतमीजी कर रहा था। वो लड़का बड़ी बेशर्मी से बोला, चुप रहना, वरना यही इज्जत की बैंड बजा दूंगा। अब बता, घर चलेगी या यही शॉप के बाथरूम में? अभय जो ये सब देख रहा था, आंख झपकते ही उस लड़के के पास पहुंचा और अपने एक हाथ से उस लड़के का हाथ मरोड़कर दूसरा हाथ से उसके मुंह को बंद कर दिया। चलना, मैं चलता हूं तेरे साथ, बता पहले कहाँ चलना है? अभय ने उसका हाथ इतना तेजी से मरोड़ा था कि वो लड़का दर्द से करहा गया। उसकी आंखों में डर था। अभय सानिया की नज़रों में आने से बचना चाहता था, इसलिए उस लड़के के कान में धीरे से बोला, ये मत सोचना कि तुझ पर तरस आ गया इसलिए छोड़ रहा हूँ, बस थोड़ा जल्दी में हूँ, पर दोबारा ऐसा किया तो फुर्सत में मारूंगा, माफ़ी मांग और निकल। लड़के ने उस औरत के सामने हाथ जोड़े और वहां से भाग गया। अभय दोबारा दुकान के अंदर जैसे ही जाने लगा, उस औरत ने अभय को रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर अभय। अभय नाम है मेरा। लड़की बोली, मैं रिद्धि। अभय, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? रिद्धि का ये सवाल अभय को बहुत ही अटपटा लगा और वो चौंक भी गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की उसे 2 मिनट पहले मिली थी वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। इससे पहले अभय कोई भी जवाब देता, सानिया जिसने रिद्धि की बात सुन ली थी चिढ़ते हुए बोली, मैडम, ये फियांसे हैं मेरे, आप कहीं और ट्राई करिए। अभय, हमें लेट हो रहा है, प्लीज अपनी बिलिंग करा लो आकर। रिद्धि को बिना कोई जवाब दिए अभय जाने लगा तो रिद्धि ने उसे पीछे से आवाज लगाई और अपना बिजनेस कार्ड निकलते हुए बोली, अभय ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हारा माइंड बदले तो कॉल कर लेना। सानिया ने वो बिजनेस कार्ड लिया और फाड़ कर फेंक दिया। अभय उसे देखता रह गया, यानी मिस्टर राठौड़ ने जो कहा था वो सही था। सानिया वाकई अभय में इंटरेस्ट लेने लगी थी, इसलिए तो दूसरी लड़की के नज़दीक जाते देख चिढ़ गई, पर उसने इस बात को इग्नोर करना ही बेटर समझा और अंदर चला गया। अभय ने कशिश के लिए एक ब्रेसलेट पसंद किया और दुकानदार से उसी कीमत पूछी। दुकानदार को तो अभय की हंसी उड़ाने का मौका मिल गया। दुकानदार, पूरे 50 लाख का है। अभय, ले पाओगे? सानिया अभय को हैरानी से देख रही थी। क्या अभय वाकई कशिश को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने वाला है? तभी सबको चौंकाते हुए अभय ने अपना डायमंड कार्ड निकाला। जैसे ही सानिया ने अभय के हाथ में डायमंड कार्ड देखा, वो चौंक गई। वो मन ही मन खुद से चौंकते हुए बोली, ये अभय के पास डायमंड कार्ड कैसे आया? अभय अमीर तो है, पर इतना? उधर मौजूद दुकान में सभी लोगों ने जब अभय के हाथ में डायमंड कार्ड देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई।
सबके दिमाग में अभय को लेकर हजारों सवाल पैदा हो चुके थे। अभय ने जल्दी से अपनी बिलिंग कराई और सानिया के साथ दुकान से बाहर निकल गया। सानिया के दिमाग में अभी भी डायमंड कार्ड घूम रहा था। वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठी, उसने अभय से हैरानी के साथ सवाल किया, अभय तुम्हारे पास ये डायमंड कार्ड कैसे आया? ये तो मेरे पापा के पास भी नहीं है। तुम क्या इतने पैसे वाले हो? फिर तुम हमारे यहाँ जॉब क्यों कर रहे हो? अभय, सानिया मैं नहीं, मेरे घर वाले हैं, अमीर हैं। सानिया और अभय जैसे ही कार के पास पहुंचे तभी अभय की नज़र सामने वाली कार पर गई। अभय चौंक गया, उसके मुंह से बस यही निकला, अभय, कप्तान साहब। अभय ने मार्केट में एक कार देखी और उसमें बैठे एक आदमी को देखकर वह हैरान रह गया। उस कार से नज़र हटाए बिना वह बोला, सानिया तुम कार में बैठो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। अभय जा ही रहा था कि तभी सानिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। नहीं, तुम पहले मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। अगर तुम्हारे घर वाले अमीर हैं तो अल्टीमेटली तुम भी तो अमीर हुए ना, तो फिर तुम उनका बिजनेस क्यों नहीं संभालते? अभय झुंझलाकर बोला, अच्छा संभाल लूंगा मेरी माँ, एक बार जाने दो। सानिया मुस्कुराई और उसने जैसे ही अभय का हाथ छोड़ा तो अभय सड़क के पार उस कार की तरफ जाने लगा, लेकिन कार वहां से गायब हो चुकी थी। अभय ने बस उस कार से एक पल के लिए ही तो नज़र हटाई थी। उसे सानिया पर गुस्सा आने लगा और वह गुस्से में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हम लड़के अपने पापा का बिजनेस संभाले तो सबको लगता है कि हमें सब कुछ खैरात में मिल गया, और अगर हम बिजनेस न संभाले तो सबको सेल्फिश और गैर जिम्मेदार लगते हैं। आखिर क्या करें हम बेचारे लड़के? अभय को गुस्सा देखकर सानिया, चिल डूड, इतना क्यों इरिटेट हो रहे हो? जो करना है तुम करो, पर अभी यहाँ से चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अभय को रियलाइज हुआ कि वह वाकई सानिया पर कुछ ज्यादा ही चिढ़ गया था, पर बात ही कुछ ऐसी थी। उसने कुछ बहुत जरूरी खो दिया था। वह आदमी जो सड़क के उस पार था, पर वह था कौन जिसने अभय को इतना बेचैन कर दिया था? दिन भर अभय को ये बेचैनी होती ही रही और शाम को कशिश की बर्थडे पार्टी में जाने का टाइम भी आ गया। कशिश की बर्थडे पार्टी मैरियट होटल में थी। धीरे धीरे कशिश के गेस्ट आना शुरू कर चुके थे। कशिश के बुलाए हुए गेस्ट को देखकर साफ पता लग रहा था कि सब बहुत अमीर खानदान से थे। कशिश जो ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वह अपने सारे गेस्ट के पास जाकर उनसे उनका हाल पूछ रही थी। तभी अचानक से कशिश की नज़र होटल के दूर पर पड़ी। उसने देखा कि होटल के अंदर अभय और सानिया एक साथ आ रहे थे। उनको देखकर कशिश को बहुत खुशी हुई और वह जल्दी से दूर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वह अभय और सानिया के करीब पहुंची, वह अभय को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हैप्पी बर्थडे कशिश। सानिया ने कशिश को गले लगाकर कहा, हैप्पी बर्थडे कशिश, लुकिंग वेरी प्रिटी। ठीक उसी वक्त सानिया और अभय को एक आवाज़ सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे कशिश। ये दीपक की आवाज़ थी। कशिश ने उस ओर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि दीपक के साथ अनुराग, सूर्या और राज राव भी थे, लेकिन उन्हें तो कशिश ने बुलाया ही नहीं था और दीपक के सामने वह कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उसने सबको वेलकम किया तो दीपक के आगे निकलने पर राज राव जहरीली मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है कशिश, आजकल गेस्ट लिस्ट बदल गई है तुम्हारी, या तुमसे गलती से मिस्टेक हो गई? कशिश धीरे से उसके कान में बोली, हाँ राज, मिस्टेक तो हो गई। मुझे पता नहीं था कि तुम बिना बुलाए भी आ जाओगे, वरना बाहर गार्ड को बोलकर रखती कि तुम्हें अंदर ना आने दे। राज बेशर्मों की तरह बोला, कशिश जब मेरा गिफ्ट देखोगी तो सारा गुस्सा भूल जाओगी, बहुत महंगा है, उसे देखने के बाद शायद तुम मुझे पसंद भी करने लगो। राज की बातें सुनकर अभय बीच में बोल पड़ा, क्या राज, कभी सानिया तो कभी कशिश, खुद को किशन कन्हैया समझने लगे हो? अभय की आवाज़ सुनते ही राज के होश उड़ गए। उसे अपनी पिटाई याद आ गई। अभी भी उसके चोट के निशान मिटे नहीं थे और कुछ जख्म तो बिल्कुल ताज़ा थे। सूर्या और अनुराग की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी कशिश बोल पड़ी, अभय, सानिया, इन्हें छोड़ो, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। सभी बैंक्वेट हॉल में पहुंचे।
जहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। बैंक्वेट हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था और मुश्किल से वहां 25-30 लोग ही मौजूद थे। सानिया सभी लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, अभय, ये जो सूट बूट पहने लड़कों को देख रहे हो ना, ये सभी कशिश के लिए महंगे से महंगे गिफ्ट्स लाए होंगे। सभी को कशिश को इम्प्रेस जो करना है। देखना अभी सब में कैसे बच्चों की तरह अपना गिफ्ट सबको दिखाने की होड़ मच जाएगी। ऐसा लगने लगेगा जैसे कशिश का बर्थडे नहीं स्वयंवर है। पर बेचारों को पता नहीं है कि तुम सबका पोपट करने वाले हो। 50 लाख का गिफ्ट जो लाए हो। अभय सानिया को चिढ़ाने के लिए बोला, सानिया, मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। वह तो कशिश ने मेरी बहुत हेल्प की है, बस इसलिए। वैसे कशिश ऐसी लड़की नहीं जो महंगे गिफ्ट्स के लिए बिक जाए, पर हो सकता है तुम एक्सपेंसिव गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाती हो। सानिया का गुस्से से मुंह फूल गया। अभय, शायद तुम भूल गए हो, मैं इस शहर के सबसे रईस इंसान की बेटी हूँ, और अगर तुम्हें मैं इतनी ही लालची लगती हूँ तो मुझसे एंगेजमेंट क्यों की? जाओ तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। सानिया पैर पटकते हुए वहां से गई तो अभय उसे देखकर मुस्कुराने लगा। ड्रामा क्वीन। तभी स्टेज पर खड़े एक आदमी ने जोर से अनाउंस किया, हेलो एवरीवन, आप लोग प्लीज स्टेज के पास आ जाए, केक काटने का वक्त हो चुका है। कशिश ने जैसे ही अपना केक काटा, गिफ्ट्स दिखाने का सिलसिला चालू हो गया। कोई कशिश के लिए डायमंड रिंग लेकर आया था तो कोई नेकलेस। सबके गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा सुंदर और काफ़ी महंगे थे। सानिया ने अपना गिफ्ट दिखाया। वह कशिश के लिए एक एंटीक वॉच लेकर आई थी। कशिश वह देखकर खुशी से चीखी, सानिया, तुम्हें कैसे पता मुझे एंटीक चीज़ों का शौक है? इट्स वंडरफुल, थैंक यू। फिर जैसे ही अभय के गिफ्ट देने की बारी आई, सब ध्यान से उसे देखने लगे और जैसे ही गिफ्ट सबके सामने आया, अनुराग जोर से चिल्लाया, ये तो रेड डायमंड से बना ब्रेसलेट है, क्या ये असली है? दीपक ताना मारते हुए बोला, अनुराग, अभय पैसे वाला है पर इतना भी नहीं कि रेड डायमंड ही खरीद ले, कॉपी होगा। अगर असली है तो हो सकता है इसने चुराया हो। ये सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन सानिया से अभय की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, ये ब्रेसलेट अभय ने मेरे साथ खरीदा है, पूरे 50 लाख का है। पैसे सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कशिश जानती थी कि अभय के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वह तो हजारों करोड़ों का मालिक है। थैंक यू सो मच अभय, बहुत सुंदर है। बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ, इसलिए नहीं कि ये एक्सपेंसिव हैं बल्कि इसलिए ये रेयर हैं। ये सुनकर सभी आदमियों के दिल में जैसे आग सी लग गई। राज ने अपने गिफ्ट की तरफ देखा। इसकी अभय के गिफ्ट के सामने कोई वैल्यू नहीं है। अगर कशिश को इम्प्रेस करना है तो मुझे अभी कुछ अभय से भी महंगा लेना होगा। राज ने 60 लाख का एक एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन पर्स पसंद किया, लेकिन जैसे ही ऑर्डर करने लगा उसका कार्ड रिजेक्ट हो गया। राज ने दूसरे कार्ड से फिर से ट्राई किया, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया। उसने बैंक में फ़ोन मिलाया। व्हाट द हेल, मेरे दोनों कार्ड्स रिजेक्ट कैसे हो गए? जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करो वरना बैंक बंद करवा दूंगा। उस ओर से एक लड़की की आवाज़ आई, सर, गवर्नमेंट ने आपके सारे अकाउंट सील कर दिए हैं, आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सुनते ही राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही देर में ये न्यूज़ सभी जगह फैल गई थी और पार्टी में हर कोई राज को दया की नज़रों से देख रहा था। तभी अभय उसके पास आया। क्या हुआ राज, अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं दूं? राज फटी आंखों से अभय को देखता रह गया। राज इंसल्टेड फील कर रहा था और इस बात से बेखबर था कि ये सब अभय का ही किया धराया है। तभी अभय के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया और दूसरी ओर से एक आदमी की आवाज़ आई, अभय कप्तान हमारे कब्जे में है, अगर उसकी जान बचानी है तो अभी पुरानी फैक्ट्री आ जा। ये सुनते ही अभय को जैसे झटका सा लगा और किसी से बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। सभी उसे हैरानी से देखते रह गए। अभय जल्दी से पुरानी फैक्ट्री पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक 50 की उम्र के आदमी को एक कुर्सी से बांधकर रखा गया था और वह बेहोश था। उसे जगह जगह चोट भी लगी थी। उसे इस हालत में देखकर अभय चिल्लाते हुए उसके पास भागा।
कप्तान साहब, अभय और बाकी नाइट फाइटर्स के गाइड थे और अभय को इस ग्रुप में शामिल भी उन्हीं ने किया था। आज वह उनसे पूरे 3 साल के बाद मिल रहा था। इस दुनिया में अभय सबसे ज्यादा इज्जत उन्हीं की करता था। अभय उन तक पहुंचा भी नहीं था कि तभी हाथ में गन लिए एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही अभय उसे पहचान गया और चौंक कर बोला, ऐसा कैसा हो सकता है? हंटर गैंग के तो सभी लोग मारे गए थे। वो आदमी अभय को घूरते हुए बोला, ये तुम लोगों की गलतफहमी थी अभय। जब तक हमारा लीडर जिंदा है, हमारा ग्रुप कभी खत्म नहीं हो सकता। तुझे ढूंढने के लिए इस बुड्ढे को उठाना ही पड़ा। बहुत बच लिया तू, अब नहीं बचेगा। इतना सुनते ही अभय ने पलक झपकते ही उस आदमी को एक मुक्का मारा और वह बेहोश हो गया। अभय सोचने लगा, ये यहाँ अकेला नहीं हो सकता, ये जरूर कोई साजिश है। पता करना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे कप्तान साहब को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अभय ने कप्तान साहब को गाड़ी में बैठाया और हंटर गैंग के उस आदमी के हाथ पैर बांधकर उसे कार की डिक्की में डाल दिया। हॉस्पिटल के रास्ते में ही कप्तान साहब को होश आ गया। वह बोले, अभय मैं ठीक हूँ, तुम वापस अपने मिशन पर जाओ। सानिया को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। नहीं कप्तान साहब, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। हम पहले हॉस्पिटल चलेंगे। मुझे सुबह से लग रहा था कि मुझे कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई, पर वहां आप सच में थे। कप्तान साहब गहरी सांस भरकर बोले, हाँ मैं वहीं था, तुमसे मिलना चाहता था, कुछ बताना था तुम्हें, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं वहां से निकल गया और फिर हंटर गैंग के एक आदमी ने मुझे सिर पर डंडा मारकर बेहोश कर दिया। अभय गुस्से में बोला, वो बेवकूफ डिक्की में है, उससे मुझे उनके लीडर के बारे में पता करना पड़ेगा। पर आप मुझे क्या बताना चाहते थे? कप्तान साहब के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। लोट्स गैंग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। उनका मकसद तुम्हें खत्म करना है अभय, और ये काम रेड रोज को सौंपा गया है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है अभय। अभय मुस्कुराते हुए बोला, कप्तान साहब आप मुझे जानते हैं, दुश्मन के वार से पहले मैं पलटवार कर देता हूँ। चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अभय ने कप्तान साहब को हॉस्पिटल छोड़ा और फिर अपने एक सेफ हाउस पर उस हंटर गैंग के आदमी को बांधकर वापस पार्टी में चला गया। और वहां उसकी मुलाकात दिवेश सिंघानिया से हुई। दिवेश रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट का बेटा था और कशिश को अपना बनाना चाहता था। वह पार्टी में जरा लेट आया था। उसे जब पता चला कि किसी अभय नाम के आदमी ने कशिश को इतना महंगा गिफ्ट दिया है तो वह उससे मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए बेताब हो उठा। अभय को जैसे ही सानिया ने पार्टी के अंदर देखा, वह हैरानी के साथ उसके पास गई और बोली, ऐसे अचानक से कहाँ चले गए थे? अभय ने सानिया से झूठ बोल दिया, मुझे मनोज ने बुला लिया था तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। तभी दिवेश सिंघानिया की आवाज आई, बेचारा 50 लाख का कर्जा उतारने गया होगा। जोश जोश में महंगा गिफ्ट ले तो लिया, पर यह नहीं सोचा कि पैसे चुकाएगा कैसे, है ना अभय? वैसे तुम्हारा क्या है, खून करके भी कमा लोगे। मैंने सुना मर्डर के बारे में। ये सुनते ही अभय ने दिवेश को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। उसकी आवाज से पूरा हॉल गूंज पड़ा और सभी की आंखें फटी रह गई। दिवेश सिंघानिया ने अभय का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे पापा तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू जानता नहीं। कशिश ने जल्दी से दिवेश को पकड़कर अभय से दूर किया और गुस्से में बोली, दिवेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें आइडिया भी है कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे? दिवेश गुस्से में बोला, कशिश बीच में मत आना, आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। कशिश गुस्से में बोली, दिवेश तुम्हें यहाँ बुलाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, निकल जाओ मेरी पार्टी से अभी। ये सुनकर दिवेश को बहुत बड़ा झटका लगा। उसको कभी जिंदगी में किसी ने पार्टी से बाहर नहीं निकाला था। वह गुस्से में बिना किसी से कुछ बोले वहां से चला गया। दूसरी तरफ रेणुका और रिया को घर में अभय का एक बैग मिला, जिसे देखकर रिया चिल्लाई। रेणुका रिया की आवाज सुनकर भागते हुए उसके पास गई। ये गन्स तुझे कहाँ से मिली रिया? रिया घबराते हुए बोली, अभय के बैग से मम्मी, पर ये अभय के पास कहाँ से आई?
कहीं अभय कोई गैंगस्टर या क्रिमिनल तो नहीं है? रेणुका ने जवाब दिया, भगवान जाने रिया, अभी कुछ दिन पहले टीवी पर दिखा तो रहे थे मर्डर के बारे में, इतने साल वह यहाँ रहा और हमें पता भी नहीं चला। वह तो बड़ा ही डेंजरस आदमी निकला। रिया गन छिपाते हुए बोली, मम्मी अभय तो हमारे काम नहीं आया, लेकिन ये गन्स काम आएंगी, और अब जब मुझे पता चल गया है कि अभय डरपोक नहीं है तो अब तो मुझे उसे हर हाल में पाना है। अभय पार्टी से निकला और सानिया को घर छोड़कर सीधे सेफ हाउस पहुंचा, लेकिन ये देखकर चौंक गया कि वह आदमी अब वहां नहीं था। तभी अचानक से अभय के फोन की घंटी बजी। अभय ने जैसे ही फोन उठाया, उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह फोन किसी और ने नहीं बल्कि उर्वशी ने किया था। उर्वशी कॉन्फिडेंस के साथ बोली, एक गेम खेलोगे अभय? अभय कंफ्यूज होते हुए बोला, कौन सा गेम? उर्वशी ने बड़ी ही अदा से कहा, गेम का नाम है लेट अस बी फ्रेंड्स। अभय ने सीरियस टोन में कहा, साफ साफ कहो उर्वशी, कहना क्या चाहती हो? उर्वशी मुस्कुराई, लोकेशन भेज रही हूँ, मिलने तो आओ अभय, सब बताती हूँ। और अगर नहीं आया तो? अभय ने कुछ सोचते हुए उर्वशी से सवाल किया। उर्वशी हंसते हुए बोली, नहीं आए तो एक सुनहरा मौका खो दोगे अभय। 3 साल पहले तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में जानने का। ये बोलते ही उर्वशी ने फोन काट दिया। अभय उर्वशी की बात सुनकर वह राज जानने के लिए बेचैन हो उठा। वह जल्दी से घर से बाहर निकला और उर्वशी से मिलने के लिए निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां बहुत सन्नाटा था और घना अंधेरा भी था, लेकिन तभी अचानक से उसे उर्वशी की आवाज सुनाई दी, ऊपर चले आओ अभय। अभय ऊपर पहुंचा तो देखा वह एक बेडरूम था, जहां उर्वशी सेड्यूसिंग अंदाज में बेड पर बैठी थी। अभय वही खड़ा होकर बोला, जल्दी से बताओ, क्या बात है? उर्वशी उठकर अभय के नजदीक आई और उसके गाल पर उंगली फेरते हुए बोली, हाय, काश इतनी ही बेचैनी तुम्हें मुझसे मिलने की होती। उस दिन ट्रेन में तुम्हें ऐसे ही बीच में छोड़ दिया था। इस बात से नाराज हो अभय? अभय ने उसका हाथ पकड़कर दूर हटाते हुए कहा, तुमने मुझे ढूंढने के लिए हंटर गैंग की मदद ली और कप्तान साहब को किडनैप करवाया। इसका मतलब तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। उर्वशी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो थी, तुमसे एक डील जो करनी थी। कैसी डील? कुछ देर चुप रहने के बाद उर्वशी बोली, अभय मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर 3 साल पहले पीछे से हमला किसने किया था। मैं तुम्हारे हर मिशन में साथ दूंगी। मैं तुम्हारे जिंदगी से जुड़ी सारी बातें तुम्हें बताऊंगी, हमारे लीडर का पता भी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सानिया को किडनैप करने में। उर्वशी की ये बात सुनकर अभय चौंक गया। भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद करूंगा, और एक बात ध्यान से सुन लो, सानिया से दूर रहना। उर्वशी जहरीली हंसी हंसते हुए बोली, सोच लो अभय, तुम अभी मेरी जगह खड़े हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। उर्वशी की ये बात सुनकर अभय को एहसास हो गया था कि उर्वशी उसको डराने की कोशिश कर रही थी। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मेरे बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम सब अपने बारे में सोचो। इतने सारे हमले किए और करवाए, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत अफसोस हुआ मुझे जानकर। अभय की ये बात सुनकर उर्वशी चिढ़ गई। वह चिढ़ते हुए बोली, अगर यही बात है तो आज मेरा आखिरी वार होगा तुम पर। अगर आज तुम जीत गए तो तुम्हें मेरे आदमी कभी तंग नहीं करेंगे। ये बोलते ही उर्वशी कमरे से बाहर चली गई। अभय जैसे ही वहां से बाहर गया, उसने देखा कि उधर लोटस गैंग के साथ रेड कार्ड किलर्स गैंग के आदमी एक साथ खड़े थे। सबके हाथों में तलवार थी, सबके सर पर खून सवार था। ऑफिस से बाहर निकलने से पहले उर्वशी जोर से अभय पर चिल्लाई, ये मेरा आखिरी वार है। अगर तुमने इन सबको खत्म कर दिया तो सानिया के पीछे कभी नहीं आऊंगी। ये बोलकर उर्वशी वहां से निकल गई। उसके बाहर जाते ही उसके आदमियों ने अभय पर अटैक कर दिया। सबको खत्म करने के लिए अभय भी तैयार था। पहले एक आदमी अभय के जैसे ही करीब आया, उसको अभय ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। ठीक उसी वक्त दूसरा आदमी भागते हुए आया। अभय ने जल्दी से अपने हाथ में एक बोतल पकड़ी और जोर से उस आदमी को मारकर जमीन पर गिरा दिया।
फिर अचानक से एक साथ बहुत सारे आदमी अभय पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अभय पर हमला करने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि अभय की मार्शल आर्ट्स तकनीक इतनी अच्छी थी कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। आधे से ज़्यादा आदमी तो अभय की फाइटिंग स्किल्स को देखकर ही वहां से बाहर भागने लगे। अभय ने एक एक करके उर्वशी के सभी आदमियों को मार दिया था और फिर आखिर में उस बिल्डिंग में आग लगा दी। लौटते वक्त अभय बहुत खुश था। उर्वशी के जाने के बाद अब कोई भी ऐसा नहीं था जो सानिया को किडनैप कर सकता था। अब सानिया फ्री थी और वह भी अपने मिशन से आज़ाद था। अभय के लिए लोटस गैंग और रेड रोज का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। काफी दिनों बाद अभय आज चैन की नींद सो सकता था। अगले दिन सुबह उठते ही उसे ओबरॉय का कॉल आया। अभय ने जैसे ही फोन उठाया, ओबरॉय घबराती हुई आवाज में बोला, सर आप कहाँ पर हो? प्लीज जल्दी आ जाए, आप इस वक्त आपकी जरूरत है। ओबरॉय की बात सुनते ही अभय फोन काटकर जल्दी से तैयार होकर कंपनी की तरफ निकल पड़ा। अभय ऑटो के अंदर बैठकर सिर्फ ओबरॉय की कॉल के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से उसे मिहिका का फोन आया। उसने जैसे ही फोन उठाया, मिहिका ने सीरियस टोन में कहा, अभय, हम यहाँ 2 नाइट फाइटर्स और खो चुके हैं। हम पर मुसीबत बढ़ने वाली है। ये सुनकर अभय चौंकते हुए बोला, अब वहाँ मिशन का क्या होगा मिहिका? हमको बीच में ही मिशन छोड़ना पड़ेगा अभय, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने एक और नाइट फाइटर की जान दांव पर नहीं लगा सकती। मिहिका बहुत ही दुखी मन के साथ बोली। इससे पहले अभय आगे कुछ भी बोलता, मिहिका अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, अभय मुझे लगता है अब तुम्हारा मुंबई जाने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर अभय कुछ पल के लिए शांत हो गया। वह कुछ भी नहीं बोला। उसके दिमाग में मुंबई से जुड़ी सारी यादें आसपास घूमने लगी थी। अभय ने जब कोई भी जवाब नहीं दिया तो मिहिका समझ गई थी कि इस वक्त मुंबई और उसके अगले मिशन के बारे में बोलना सही नहीं रहेगा। मिहिका फोन काटने से पहले बोली, अभय, ठीक वक्त पर तुमसे बात करूंगी, थिंक अबाउट इट। ये बोलते ही मिहिका ने फोन काट दिया। अभय इस वक्त सिर्फ मुंबई और उसके अगले मिशन के बारे में सोच रहा था। उसे ये भी मालूम था कि मुंबई जाने के बाद वह अपने माँ बाप से भी मिलेगा। वह बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचने लगा था। तभी अचानक से उसे ऑटो वाले ने बोला, साहब हम पहुंच गए। अभय ने जब ध्यान से अपनी नज़र बाहर घुमाई तो उसने देखा कि वह लासन टेक कंपनी के बाहर खड़ा था। वह जल्दी से कंपनी के अंदर गया। वह जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि मनोज और ओबरॉय एक साथ बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। मनोज ने जैसे ही अभय को देखा, वह जल्दी से उसके पास जाकर खड़ा हो गया और घबराते हुए बोला, अभय ये सब क्या हो रहा है? हमारी कंपनी को बंद करने का नोटिस कोर्ट से आया है। मनोज के बोलने के तुरंत बाद ओबरॉय बोला, सर कंपनी बंद होने के नोटिस के साथ साथ मुझे हमारे सारे पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी कॉल आया। हर कोई आज अचानक से हमारे साथ काम करने के लिए इनकार कर रहा है। मनोज ने दोबारा बोला, अभय इन सब चीज़ों की वजह से ऑफिस का माहौल बहुत खराब है। सारे एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब को लेकर डरे हुए भी हैं। अब हम क्या करें? इससे पहले अभय कुछ भी बोलता, ओबरॉय के फ़ोन की घंटी बजी। ओबरॉय ने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से दिवेश सिंघानिया हंसते हुए बोला, अब अभय से बोलो कि अपनी कंपनी को बचा ले। दिवेश की आवाज़ सुनते ही ओबरॉय ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था। अभय भी दिवेश की सारी बातें सुन रहा था। दिवेश अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे घमंड में बोला, अभय को मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब देखो क्या से क्या होगा उसकी कंपनी के साथ। ये बोलते ही दिवेश सिंघानिया जोर जोर से हंसने लगा और कुछ देर के बाद उसने फ़ोन काट दिया। दिवेश सिंघानिया की बात सुनकर अभय गुस्से में बोला, लगता है ये आदमी कल के थप्पड़ की गूंज भूल गया है। इसे फिर याद दिलाना होगा, तब इसे समझ आएगा कि कभी कभी इंसान की छोटी सी गलती इंसान की जान भी ले लेती है। ये बोलने के बाद अभय ने सीधा ओबरॉय की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर ओबरॉय, मैं सब सही कर दूंगा। ये दिवेश सिंघानिया मेरी कंपनी के सामने अपनी नाक रगड़ेगा।
ये बोलते ही अभय ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और सीधा कशिश को कॉल कर दिया। कशिश ने जैसे ही फ़ोन उठाया, वह बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, कशिश, क्या तुम मेरी मुलाकात दिवेश सिंघानिया के बाप तरुण सिंघानिया से करा सकती हो? अभय की बात सुनकर कशिश कुछ देर सोचने के बाद बोली, हाँ जरूर करवा सकती हूँ, क्या बात है? पता चल जाएगा कशिश, अपॉइंटमेंट फिक्स करके मुझे मैसेज करो। अभय ने अपनी बात बोलते ही फ़ोन काट दिया। उसने फिर ऑफिस के चारों तरफ नज़र मारी और फिर मनोज के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस एम्प्लॉइज़ को संभाल, आज तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मनोज ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। अभय वहां से विशाल राठौड़ को मिशन के खत्म होने की बात बताकर निकल गया। मिस्टर राठौड़, सानिया को अब कोई खतरा नहीं है, शी इज़ कम्प्लीटली सेफ नाउ। विशाल राठौड़ चौंकते हुए बोला, आर शो अभय? यस मिस्टर राठौड़, लोट्स गैंग खत्म हो चुका है और उनका लीडर अब कभी यहाँ नहीं लौटने वाला। अभय की बात सुनकर विशाल राठौड़ बहुत खुश हो गया। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अभय, वेल डन, एंड सानिया को सेफ रखने के लिए थैंक यू। अभय ने झट से सवाल किया, मिस्टर राठौड़ अब मिशन कंप्लीट हो ही गया है तो आई थिंक हमें सानिया को एंगेजमेंट का सब सच बता देना चाहिए, ज़्यादा देर की तो सानिया का दिल टूट जाएगा। विशाल राठौड़ ने इसके बाद अभय से जो कहा वो सुनकर अभय भौचक्का रह गया। अभय अगर इस नाटक को सच्चाई में बदल दे तो ना किसी का दिल टूटेगा ना एंगेजमेंट। अभय चौंक कर बोला, मिस्टर राठौड़, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप तो चाहते ही नहीं थे कि मेरे और सानिया के बीच कभी कुछ हो। अभय, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी स्ट्रगल्स और डेंजर्स से भरी लाइफ मेरी फूल सी बच्ची देखे, पर अब मुझे लगता है तुम दोनों एक अच्छा कपल बन सकते हो। सानिया तुम्हारे साथ खुश रहेगी। विशाल राठौड़ की बात सुनकर अभय गुस्सा हो गया था, लेकिन प्यार से बोला, मिस्टर राठौड़, आई रिस्पेक्ट यू एंड योर इमोशंस, पर मैं सानिया के लिए ऐसा कुछ नहीं फील करता। इनफैक्ट मुझे अभी किसी भी लड़की के लिए ऐसा कुछ नहीं फील होता और मैं सानिया के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहता, इसलिए बेहतर होगा आप खुद उसे सारा सच बता दे। कुछ देर सोचने के बाद विशाल बोला, ठीक है, फिर कुछ ऐसा करो कि सानिया खुद ये एंगेजमेंट तोड़ दे, पर उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब नाटक था। अभय बाहर निकला और सोचने लगा, मिस्टर राठौड़ तो बहुत तेज निकले, एंगेजमेंट खुद ने करवाई और तोड़ने के लिए मुझे कह रहे हैं, ऊपर से सानिया को सच भी नहीं बता सकता, ये अजीब मुसीबत है। अभय सानिया के ऑफिस के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि उधर अंकिता भी मौजूद थी। अभय को देखकर अंकिता ब्लश करने लगी थी। सानिया रात में हुए हादसे को लेकर परेशान थी। अभय जैसे ही कुर्सी पर बैठा, वो बोली, तुम्हें कल रात को दिवेश सिंघानिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी के शेयर्स अचानक से नीचे आ गए हैं। सानिया की ये बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इस वक्त दिवेश सिंघानिया के बारे में बात नहीं करनी, मुझे इस वक्त तुमको उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है, ऐसी बात जो हमारी लाइफ से जुड़ी है। ये सुनकर सानिया हैरान होकर बोली, क्या बात है अभय, बताओ मुझे। अभय मुस्कुराते हुए बोला, मैं मुंबई जा रहा हूँ, अपने पापा का बिजनेस संभालने। अभय सोच रहा था कि सानिया ये सुनकर चौंक जाएगी, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो फाइनली तुमसे कुछ दिन पीछा तो छूटेगा। अभय हैरान होकर बोला, पीछा छूटेगा मतलब यहाँ रहकर वैसे भी सोते ही रहते थे, ऐसा पा किसको चाहिए? अच्छा है, वहाँ जाकर कुछ काम तो करोगे। सानिया के ऐसा कहते ही अभय बोला, तुम्हारा फियांसे जा रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और लोग कहते हैं लड़के बेवफा होते हैं, पर देखना मेरे जाने के बाद मुझे बहुत मिस करोगी तुम। सानिया हंसते हुए बोली, नो वे, चाहे तो शर्त लगा लो। ठीक है तो मिस सानिया राठौड़, लगी शर्त, देखते हैं कौन किसके पास दौड़ा आता है। अभय ने ये कहकर हाथ आगे किया तो सानिया ने उस पर हाथ मारते हुए कहा, डन। वही ये सुनकर अंकिता का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि मन ही मन वह अभय को चाहने लगी थी, लेकिन ये अच्छे से जानती थी कि ऐसा सोचना भी गलत था।
अभय उसकी बेस्ट फ्रेंड का फियांसे है। वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बस इतना ही बोल पाए, ऑल द बेस्ट अभय। अचानक अभय को एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी, कहाँ है ये अभय? अभय और विशाल राठौड़ ने आवाज सुनी तो वह जल्दी से ऑफिस के बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि तरुण सिंघानिया अपने आदमियों के साथ ऑफिस के बाहर गुस्से में खड़ा हुआ था। तरुण सिंघानिया को देखकर अभय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे तरुण के करीब जाने लगा। ऑफिस में मौजूद सभी लोग सिर्फ अभय को ही देख रहे थे। दूर खड़ी सानिया और अंकिता भी अभय को तरुण सिंघानिया के करीब जाते हुए देख रही थी। इसी बीच अंकिता सानिया के कान में फुसफुसाते हुए बोली, अब अभय क्या करेगा? ये सुनकर सानिया मुस्कुराई और अभय की तारीफ करते हुए बोली, मैं फ्यूचर नहीं देख सकती अंकिता, पर तू प्रेजेंट देख सकती है, खुद देख ले। सानिया की बात सुनकर अंकिता हंसने लगी और अभय की तरफ देखते हुए मन में बोली, जो भी करेगा स्टाइल में करेगा, क्योंकि ये बंदा बैडास है। ठीक उसी वक्त तरुण सिंघानिया अभय को देखते हुए चिल्लाया, रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट के साथ पंगा लेना कैसा होता है? तुम्हें बहुत जल्दी पता लगने वाला है। तू मुझसे मिलना चाहता था ना? देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। मेरे बेटे पर हाथ उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। अभय तरुण सिंघानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और खुद के गुस्से को संभालते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा बेटा इसी लायक है और तरुण सिंघानिया तुम रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट थे, अब हो नहीं। ये सुनकर तरुण सिंघानिया चौंकते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट थे, अब नहीं हो। ये बोलने के बाद अभय ने सीधा बैंक मैनेजर कशिश को कॉल किया। कशिश ने जैसे ही फोन उठाया, अभय मुस्कुराते हुए बोला, कशिश जिन 10 लोगों के पास डायमंड कार्ड है, अगर उनमें से 6 लोग मिलकर प्रेसिडेंट बदलना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं ना? जी सर, ऐसा हो सकता है, कशिश ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। थैंक यू कशिश। ये बोलते ही अभय ने फोन काट दिया और फिर तरुण सिंघानिया की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, तरुण सिंघानिया तुम बर्बाद हो चुके हो। मैंने सारे डायमंड कार्ड होल्डर्स से बात करके तुम्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटवा दिया है। तरुण सिंघानिया को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। ये सुनकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के सारे लोग सिर्फ अभय को ही देख रहे थे। विशाल राठौड़ भी अभय के इस अंदाज को समझने की कोशिश कर रहा था। सानिया और अंकिता अभय की इस चाल से काफी इम्प्रेस हो गए थे। ये सब होने के बाद अभय कंपनी से बाहर निकल गया। अभय जैसे ही बाहर निकला, उसे मिहिका का कॉल आ गया। उसने जैसे ही फोन उठाया, मिहिका बोली, अभय क्या तुम अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो? अभय ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, हाँ। अभय का जवाब सुनकर मिहिका सीरियस होकर बोली, तो फिर मुंबई तुम्हारा इंतजार कर रहा है अभय। मुंबई शहर का नज़ारा देखने को तरस गई थी मेरी आंखें। अभय एयरपोर्ट पर खड़ा होकर खुद से बोल रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसको देखकर साफ पता लग रहा था कि वह मुंबई वापस आकर बहुत खुश था, लेकिन साथ साथ में वह उन लोगों के बारे में भी सोच रहा था जिनकी वजह से 9 साल पहले उसे ये शहर, अपना घर, अपने मम्मी पापा और अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा था। कुछ ही देर में अभय के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी की अंदर से कामिनी उतरी और अभय के पास खड़ी होकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, वेलकम बैक अभय, मुंबई शहर को तुम्हारा इंतजार था। कामिनी को वहां देखकर अभय चौंक गया। कामिनी तुम्हें कैसे पता मैं मुंबई आ रहा हूं? कामिनी मुस्कराते हुए बोली, सानिया ने बताया, तो सोचा तुमसे मिलना हो जाएगा। चलो कार पार्किंग में है। अभय कामिनी के साथ साथ चलने लगा। कामिनी तुम्हें क्या ये डर नहीं है कि दीपक ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो क्या होगा? उसे मैं फूटी आंख नहीं सुहाता हूँ। दीपक का नाम सुनते ही कामिनी के चेहरे पर एक उदासी छा गई थी। पता है, पर आज वह किसी मीटिंग में बिजी हैं, इसलिए मौके का फायदा उठाया बस। दोनों कार के पास पहुंचे और कार में बैठने के बाद दोनों बिल्कुल चुप बैठे रहे।
पूरे रास्ते अभय मुंबई की सड़कों को, उधर की बिल्डिंग्स को, उधर के लोगों को, सबको देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक हलचल भी थी। तभी अचानक से कामिनी बोली, अभय, एक बात बताओगे, यहाँ आने का असली मकसद क्या है तुम्हारा अभय? ये सुनकर अभय बहुत ही सीरियस टोन में बोला, जो भी इन 9 साल में बिगड़ा है, वह सब ठीक करना है, कामिनी। ये सुनकर कामिनी अभय को समझाते हुए बोली, अभय, सब कुछ सही करना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, आसान काम वैसे भी मुझे सूट नहीं करता, जो आसानी से मिले उसमें मज़ा कहाँ है? अभय ने मुस्कुराते हुए बोला। अभय की बात सुनकर कामिनी भी हंसने लगी। कुछ देर के बाद कामिनी अभय से सीरियस होकर बोली, अभय, तुमने अपनी डॉक्टर फ्रेंड से बात की? क्या वह मेरे दादाजी का इलाज करेगी? उस दिन तो तुमने मुझे टाल दिया था, पर प्लीज़ समझो, बहुत ज़रूरी है उनका सही होना। अभय अचानक से बोला, ताकि तुम्हें दीपक से शादी ना करनी पड़े। कामिन हैरान होकर अभय को देखने लगी। अभय उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी शादी दीपक से नहीं होगी कामिनी, आई प्रॉमिस, अभय ने एकदम सीरियस होकर जवाब दिया। अभय की ये बात सुनकर कामिनी को जैसे काफ़ी समय बाद खुलकर सांस आई थी। कामिनी बोली, अभय, तुम तुम्हारे घर जाओ, उससे पहले तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। कामिनी ने अभय को एक फाइल दी। अभय ने डॉक्यूमेंट्स को देखते ही कामिनी से सवाल किया, ये क्या है? अभय, ये तुम्हारी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस कंपनी को लॉस में डालने वाले तुम्हारी करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स हैं। कामिनी सीरियस होकर बोली। कामिनी की बात सुनने के बाद अभय ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने लगा। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते पढ़ते अभय को अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें मानो याद आने लगी हो। वह मन ही मन खुद से बोला, मेरे नहीं होने का सबने बहुत फायदा उठा लिया, अब मैं सब सही कर दूंगा, पापा। कामिनी ने कार अभय के पापा के ऑफिस के बाहर रोक दी। जाओ अभय, अब तुम्हारी जंग शुरू होती है। बहुत लोगों के सामने तुम्हें खुद को प्रूव करना है। अभय ने जब ध्यान से बिल्डिंग की तरफ देखा तो उसे अपने बचपन की याद आने लगी। ये वही बिल्डिंग थी जहां वह अपने पापा के साथ अक्सर आया करता था और कहता था कि एक दिन आपका सारा काम मैं ही संभाल लूंगा पापा, तब आप और मम्मी रेस्ट करना। अभय की आंखें नम हो आई थी और उसकी धड़कनें भी बढ़ गई थी। आज पूरे 9 साल बाद वह अपने मम्मी पापा को देखने वाला था। कामिनी ने अभय को इमोशनल होते हुए देख लिया था। वह उसको शांत करने के लिए मुस्कुराते हुए बोली, लड़कियां विदाई के वक्त रोती हैं और तुम घर आकर रो रहे हो, लगे हाथों मिहिका से अपना इलाज भी करवा लो। कामिनी की बात सुनकर अभय मुस्कुराने लगा और गाड़ी से बाहर निकलकर ऑफिस की बिल्डिंग में जाने लगा। अभय जैसे ही बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि उधर का वॉचमैन उसे बहुत ही हैरानी के साथ देख रहा था। कंपनी के पुराने लोग भी जिन्होंने अभय को बचपन से देखा था, वह अभय को देखकर बहुत हैरान थे। कुछ लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बोले, ये अभय वापस आ गया है जेल से, ना जाने अब क्या करेगा। अभय सबकी बातें सुन रहा था और सबके एटीट्यूड को भी समझने की कोशिश कर रहा था। वह बिना किसी से कुछ बोले अपने पापा के केबिन की तरफ बढ़ गया। अभय जब केबिन के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई और भी था। उसने किसी की आवाज़ सुनी, कपूर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि हमारे कंपनी को बचाना नामुमकिन है? तुम मेरी कंपनी के एडवोकेट हो, तुम्हारा काम है मुझे सॉल्यूशंस देना, मुझे प्रॉब्लम्स गिनना नहीं। अभय के डैड जगदीश कपूर ने गुस्से में एडवोकेट को जवाब दिया, सर, मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वह ये कि हमें इस कंपनी को बेच देना चाहिए। जैसे ही एडवोकेट ने ये बात बोली वैसे ही कमरे के बाहर से अभय जोर से बोला, अपनी कंपनी को बिकने नहीं दूंगा। ये बोलते बोलते अभय केबिन के अंदर आ चुका था। अभय को देखते ही जगदीश कपूर और एडवोकेट हैरान हो गए थे। एडवोकेट हैरानी के साथ बोला, अभय, तुम वापस आ गए। और अभय के पापा तो जैस जम से गए। उनकी आंखों से टपाटप आंसू बहने लगे। वह जल्दी से अभय को गले लगाते हुए बोले, अभय,
मेरे बेटे तुम वापस आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा, लगा था कि तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगा। ये सुनते ही अभय ने अपने पापा को कसकर गले लगा लिया और उसके इमोशंस मानो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वह फूट फूट कर रोने लगे। उसे अपने घर की हर बात याद आने लगी, उसे अपने पापा का प्यार याद आने लगा। ऐसा मत बोलिए पापा, आई एम सॉरी, आपके बुरे वक्त में आपका बेटा आपके साथ नहीं था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। ये सब देखकर वहां मौजूद एडवोकेट अभय की तरफ देखकर चिढ़कर बोला, चलो बढ़िया है कि तुम वापस आ गए अभय, अब अपनी आंखों के सामने तुम कंपनी बिकते हुए देखोगे। ये बोलते ही एडवोकेट केबिन से बाहर चला गया। एडवोकेट के बाहर जाते ही अभय के पापा ने उससे प्यार से पूछा, अभय तुम जेल से कब वापस आए? अपने पापा का सवाल इग्नोर करते हुए अभय सीरियस होकर बोला, पापा क्या सच में हमें अपनी कंपनी बेचनी पड़ेगी? ये एडवोकेट क्या बोल रहा है? ये सुनकर जगदीश कपूर एकदम शांत हो गया। उनके पास अभय के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जगदीश कपूर ने जब कोई जवाब नहीं दिया, तब अभय समझ चुका था कि एडवोकेट की बोली हुई बात सच थी। अभय अपने पापा के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से बोला, कुछ मत बोलिए, मैं सब समझ गया, आप अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इससे पहले जगदीश कपूर कुछ भी बोलता, अभय अपनी बात को बदलते हुए एक्साइटेड होकर बोला, अच्छा पापा घर चलिए, मुझे मम्मी से मिलना है। ये सुनकर जगदीश कपूर ने जवाब दिया, बेटा वह तो तुम्हारी आंटी के बर्थडे पार्टी में गई है, तुम चाहो तो वहीं जा सकते हो। कुछ देर अपने पापा से बात करने के बाद अभय अपनी मम्मी से मिलने के लिए निकला पड़ा। वह जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग के गेट के सामने पहुंचा, उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, अभय तुम वापस आ गए? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अभय के बेस्ट फ्रेंड गौतम की थी। अभय ने जैसे ही गौतम को देखा, वह जल्दी से उसके पास गया और गले लगाते हुए बोला, कैसे हो गौतम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? गौतम ने जवाब दिया। गौतम ने जिस तरीके से अभय को गले लगाया था उससे साफ पता लग रहा था कि गौतम अभय से बहुत प्यार करता था। भले ही उन्होंने एक दूसरे को 9 साल तक नहीं देखा था और कहने को अभय लोगों की नज़रों में गुनहगार था, लेकिन उसके बाद भी गौतम ने अभय को बड़े प्यार से गले लगाया था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे अपनी कोई खोई हुई चीज़ मिल गई हो। गौतम इमोशनल हो गया, भरे हुए गले से बोला, अभय मेरे दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे सबने धोखा दिया, अगर तुम जेल न गए होते तो शायद मुझे तुम बचा लेते। अपने दोस्त गौतम की बात सुनकर अभय चौंक गया। उसने बड़ी हैरानी के साथ गौतम को सवाल किया, क्या हुआ है तुम्हारे साथ गौतम? अभय का ये सवाल सुनकर गौतम और भी ज्यादा इमोशनल हो गया। वह फूट फूट के रोने लगा। अभय को समझ में आ गया था कि गौतम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा था। अभय ने पहले गौतम को शांत कराया और फिर उसके बाद बड़े ही आराम से गौतम से बोला, गौतम तुम मुझे बताओ कि क्या बात है, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं? गौतम ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके बाद जवाब दिया, अभय 4 साल पहले मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह मुझे नहीं छोड़ रही। अभय ने हैरानी के साथ पूछा, क्यों? क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि वह डिवोर्स पेपर पर तभी साइन करेगी जब उसके नाम 5 करोड़ रुपए किए जाएंगे। उसके लॉयर्स मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं अपने पेरेंट्स को भी दुखी होते नहीं देख सकता। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उससे शादी करके, गौतम दुखी मन से बोला। गौतम की ये बातें सुनकर अभय को अपने साथ बीती हर बात याद आने लगी। उसको भी उसकी बीवी ने धोखा दिया था सिर्फ पैसे के लिए। अभय ने मन ही मन गौतम की मदद करने का फैसला किया और फिर उसने गौतम को बोला, चलो मुझे तुम्हारी बीवी से मिलना है। इस वक्त वह कहाँ होगी? अभय का ये सवाल सुनकर गौतम कुछ पल के लिए चौंक गया था, लेकिन उसके बाद उसने खुद को संभाला और फिर अपनी बीवी से मिलने के लिए अभय के साथ निकल पड़ा। कुछ देर के बाद गौतम ने अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी और बोला, ये मेरी बीवी का रेस्टोरेंट है, वो अंदर अभी काम कर रही होगी।
गौतम की बात सुनते ही अभय गाड़ी से बाहर निकला और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे गौतम भी जा रहा था। जैसे ही अभय और गौतम रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे, वैसे ही गौतम की बीवी ने गौतम को देख लिया और फिर वह गौतम को गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मना किया था ना मैंने मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आने से। इससे पहले गौतम कोई भी जवाब देता, अभय उसकी बीवी के सामने खड़ा हो गया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, अगर तुम्हें तुम्हारे 5 करोड़ चाहिए तो आज रात तक गौतम को डिवोर्स पेपर पर साइन करके भेज देना। अभय की ये बात सुनकर गौतम और उसकी बीवी दोनों चौंक गए। गौतम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक आदमी जो कुछ वक्त पहले जेल से वापस आया था, वह 5 करोड़ देने की बात कर रहा था। गौतम की बीवी ने चौंकते हुए जवाब दिया, तुम मुझे 5 करोड़ कहाँ से लाकर दोगे? ये सुनते ही अभय ने जल्दी से कशिश को फोन लगाया। कशिश ने जैसे ही फोन उठाया, अभय कॉन्फिडेंस के साथ बोला, कशिश मुझे एक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं, कितना वक्त लगेगा इसमें? सिर्फ 10 मिनट सर, कशिश ने जवाब दिया। थैंक यू सो मच कशिश, जब पैसे ट्रांसफर करने होंगे तब मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा, अभय ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सब सुनकर गौतम हैरान हो गया था। यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम का कोई ऐसा दोस्त भी था जो इतना पैसे वाला है। फोन काटने के बाद अभय ने गौतम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ गौतम, तुम्हें तुम्हारे 5 करोड़ मिल जाएंगे। ये बोलते ही अभय रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद गौतम भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले गौतम कोई भी सवाल करता, अभय ने गौतम को देखते ही बड़े आराम से बोला, मुझसे ये मत पूछना कि पैसे कहाँ से आए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद गौतम ने अभय से कोई सवाल नहीं किया, वह सिर्फ अभय को हैरानी के साथ देख रहा था। उसके दिमाग में अभय को लेकर हजारों सवाल पैदा हो चुके थे। ठीक उसी वक्त अभय ने एक ऑटो वाले को हाथ दिया। ऑटो जैसे ही रुका, अभय ऑटो में बैठकर अपनी मां से मिलने के लिए चला गया। अभय जब अपनी आंटी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां मनीषा कपूर के साथ उनकी 2 बहनें भी थीं। अभय जैसे ही घर के अंदर गया, सबकी नजरें अभय पर टिक गई। अभय की मां मनीषा कपूर ने अभय को देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। उनके खुशी के आंसू निकलने लगे थे। मनीषा रोते हुए बोली, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए मेरे बेटे। इससे पहले अभय कोई भी जवाब देता, मनीषा कपूर की छोटी बहन चिढ़ते हुए बोली, क्या बात है, एक क्रिमिनल को देखकर भी लोग इतने खुश हैं। इस बात का साथ देते हुए मनीषा कपूर की दूसरी बहन बोली, जिसने हमारे खानदान की इज्जत नहीं रखी, जिसकी वजह से पूरे शहर में हमारी नाक काट गई, वह अब पता नहीं क्या करने आया है यहाँ पर। ठीक उसी वक्त मनीषा कपूर चिल्लाते हुए बोली, मेरे बेटे के साथ गलत हुआ था, उसके ऊपर इल्जाम लगा था, क्या तुम लोग शांत नहीं हो सकते? इतने दिनों के बाद मैं अपने बेटे से मिल रही हूँ। ये सुनते ही मनीषा कपूर की छोटी बहन गुस्से में बोली, इसकी वजह से 9 साल तक हमारे परिवार की बेइज्जती हुई है, मैं नहीं रहूंगी शांत। ये सुनते ही अभय को एहसास हो गया था कि ज्यादा देर उधर रुकना ठीक नहीं था। उधर मौजूद सभी लोग अभय को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। कोई भी अभय को वहां रुकता हुआ नहीं देखना चाहता था। अभय ने अपनी मां की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मम्मा, मैं आपसे घर पर मिलता हूं। मनीषा कपूर को बहुत अच्छे से मालूम था कि उसकी बहनें अभय के साथ बुरा बर्ताव कर रही थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ न कर पाई। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभय भी इमोशनल हो गया था अपनी मां को देखकर, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और अपनी मां के आंसू पोंछते हुए बोला, सब सही हो जाएगा मम्मा, मैं वापस आ गया हूं ना। ये बोलते ही अभय घर से बाहर निकल गया। अभय को पता था कि उसके रिलेटिव्स के दिल में उसके लिए नफरत भरी थी, लेकिन आज उसे एहसास हो गया था कि उनकी नफरत को खत्म करना बहुत मुश्किल काम था। कुछ देर के बाद अभय टैक्सी लेकर मुंबई शहर के सबसे महंगे क्लब में चला गया। उधर शहर के सबसे अमीर लोग थे। अभय चुपचाप एक कोना में जाकर बैठ गया।
उसे अभी भी याद था कि जब वह 9 साल पहले इस क्लब में आया था तो उसके साथ कामिनी भी आई थी। ठीक उसी वक्त ब्लैक ड्रेस पहने एक लड़की अचानक से उसके सामने आकर बैठ गई और बिना कुछ बोले अकेले शराब पीने लगी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका मूड बहुत खराब था, वह गुस्से में लग रही थी। अचानक से अभय को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जेल से वापस आ गए अभय। अभय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया क्योंकि उसके पीछे उसका पुराना क्लासमेट अविनाश खड़ा था। अविनाश अपनी बात कंटिन्यू करते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, तुम जेल से वापस आते ही क्लब में घूमने लगे, वाह, लगता है जेल का जश्न मनाने आए हो। ये सुनकर अविनाश के साथ आए सारे आदमी जोर जोर से हंसने लगे। इससे पहले अभय कोई भी जवाब देता, उसने देखा कि अविनाश ने एक झटके में उसके साथ बैठी उस खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पल्लवी की ऐसी जगह अकेले नहीं आते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? देखा नहीं यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं? ये कहते हुए अविनाश अभय की तरफ ही देख रहा था। अविनाश ने जैसे ही पल्लवी का हाथ पकड़ा वैसे ही पल्लवी ने अविनाश को अपने से दूर धकेल दिया और फिर अचानक से अभय का हाथ पकड़कर घबराते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर अविनाश जोर से हंसते हुए पल्लवी को बोला, क्या पल्लवी, एक क्रिमिनल से बोल रही हो कि वह तुम्हें बचा ले? ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये एक मर्डर है, क्या पता अब रेपिस्ट भी बन गया हो। ये बोलते ही अविनाश ने पल्लवी का हाथ दोबारा पकड़ लिया। अभय ने अविनाश की तरफ देखा और उसे समझाते हुए बोला, अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? छोड़ो इसका हाथ। अभय की ये बात सुनकर अविनाश का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है अभय, अभी तेरा मुंह तोड़ दूं, इससे पहले यहाँ से निकल जा। अभय ने पल्लवी की तरफ देखा और चेहरे पर शैतानी हंसी के साथ अविनाश की तरफ देखते हुए बोला, पल्लवी डोंट वरी, मेरे रहते हुए तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। लगता है जेल में तेरी अच्छी खातिरदारी नहीं हुई, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा अभय। अविनाश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। उसने अभय की कॉलर पकड़ी और उसे मारने ही वाला था कि तभी सेल्फ डिफेंस में अभय का हाथ खुद ब खुद उठ गया और उसने अविनाश का हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया। अविनाश दर्द से चीख उठा। इससे पहले अभय अविनाश के साथ कुछ और करता उधर जल्दी से क्लब का मैनेजर पार्थ आ गया। वह अभय के पास जाकर खड़ा हो गया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, सर प्लीज क्लब के अंदर लड़ाई मत कीजिए, सबकी नज़र यही है, आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पार्थ ने जिस तरीके से अपनी बात बोली थी उससे साफ पता लग रहा था कि उसको क्लब के अंदर ऐसी लड़ाइयां देखने की आदत पड़ चुकी थी, उसके लिए ये बहुत आम बात थी। अभय ने क्लब के मैनेजर की बात सुनकर अविनाश का हाथ छोड़ा और क्लब के बाहर जाने लगे। तभी अविनाश जोर से चिल्लाते हुए बोला, कहाँ जा रहा है डरपोक अभय? मेरे आदमी अब तेरा वह हाल करेंगे जो पुलिस वाले तेरा जेल में करते थे। अभय अपनी जगह पर रुक गया। अविनाश ने फिर पल्लवी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो बेबी, हमें बाहर निकलना चाहिए, मैं नहीं चाहता तुम ये सब देखो। अविनाश ने जबरदस्ती पल्लवी का हाथ पकड़ा और उसको क्लब से बाहर लेकर चला गया। ठीक उसी वक्त क्लब के अंदर अविनाश के कई सारे आदमी आ गए। उन्होंने जैसे ही अभय को देखा वह बोले, यही है वह आदमी जिसने अविनाश सर को हाथ लगाया, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अविनाश के आदमी अभय के करीब बढ़ने लगे। उनके सर पर खून सवार था। अभय भी तैयार था उनका सामना करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से उसे याद आया कि वह एक सीक्रेट मिशन पर आया है और अगर उसने अविनाश के आदमियों को मार दिया तो वह बहुत सारे लोगों के बीच में एक्सपोजे हो जाएगा। अभय ने खुद पर कंट्रोल किया और अपनी जगह पर खड़ा रहा। अविनाश के आदमी जैसे ही अभय के करीब गए उन्होंने एक एक करके अभय को मुक्का मारना शुरू कर दिया था। अभय बिना अटैक किए सबके सामने मार खा रहा था। तभी उधर पार्थ दोबारा आ गया। वह चिल्लाते हुए सबको बोला, अगर आप सबने अभी के अभी ये सब नहीं रोका तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी।
ये सुनकर अविनाश के आदमियों में से एक आदमी बोला, इस अभय को क्लब के बाहर लेकर चलते हैं, इसको वहां सबक सिखाएंगे। अविनाश के आदमियों ने तुरंत अभय को पकड़ा और उसे मारते हुए क्लब के बाहर लेकर गए। अभय जैसे ही क्लब के बाहर गया, उसने जख्मी हालत में अपने चारों तरफ नजर घुमाई, उसे कहीं भी कोई कैमरा नजर नहीं आया। ठीक उसी वक्त अविनाश का एक आदमी गुस्से में बोला, अब खत्म कर दो साले को। ये बोलते ही बहुत सारे लोग अभय को मारने के लिए अभय की तरफ भागने लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने अविनाश के आदमियों को हिलाकर रख दिया। अविनाश के आदमियों ने देखा कि वह जो अभय को कमजोर समझ रहे थे, अभय वैसा बिल्कुल नहीं था। अभय में अचानक ही एक अद्भुत ताकत आ चुकी थी और जो आदमी अभय को मारने के लिए भागे थे वह मिट्टी की धूल चाट रहे थे। अभय ने उसके बाद गुस्से में अविनाश के बचे हुए आदमियों को गिना और फिर उनकी तरफ बढ़ने लगा। तुम 10 लोग यहाँ वन पीस में आ तो गए, लेकिन कितने टूरकों में वापस लौटोगे तुम्हें भी नहीं पता और शायद वापस लौटो ही ना। अभय ने एक एक करके अविनाश के सारे आदमियों को मार गिराया। किसी के मुंह से खून निकल रहा था तो कोई जोर जोर से दर्द में कराह रहा था। अधमरी हालत में अविनाश के एक आदमी ने दर्द से कहराते हुए बोला, तू होगा ताकतवर अभय, लेकिन तुमने हमसे पंगा लेकर गलती कर दी है, तुझे पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या कर सकते हो वह देख लिया मैंने, और किसने गलती की है वह वक्त बताएगा। जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि अपने बॉस को समझा सको कि मुझसे पंगा न ले, वरना अभय वह शेर है जो अपने शिकार की हड्डी भी नहीं छोड़ता। अभय जैसे ही क्लब के अंदर जाने लगा उसने देखा कि क्लब का मैनेजर पार्थ उसे सबको मारते हुए देख चुका था। पार्थ ने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे थे जो एक साथ 2 से 3 लोगों से लड़ सकते थे, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभय ने एक झटके में इतने सारे लोगों को मिट्टी की धूल चटा दी। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी उसके लिए कि अभय ने इतनी जल्दी सबको मारा कि किसी के पास वक्त ही नहीं था कुछ करने का। जमीन पर लेटे हुए इतने लोगों को देखकर पार्थ डर चुका था और आश्चर्य में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अभय पार्थ के पास जाकर बोला, मुंह खुला है तेरा, कुछ बोलना है तुझे? पार्थ घबराते हुए बोला, मैंने आपको अंदर लड़ने से मना किया था, आप लोगों की वजह से बहुत नुकसान हो गया मेरा, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। अभय जमीन पर पड़े गुंडों को देखकर बोला, जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने नुकसान किया उनसे मांगना। अभय, आप भी लड़ाई में शामिल थे सर, तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। पार्थ की बात सुनकर अभय वहां से निकलते हुए बोला, क्या मार खाने के पैसे भरूं? दिमाग मत खराब कर, जा इनके बॉस से मांग। पार्थ में अभय से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप उसे जाता देखने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अभय के जाते ही पार्थ गुस्से में खुद से बात करते हुए बोला, तुझे नहीं पता ये क्लब किसका है, तूने नुकसान न भर के बहुत बड़ी गलती कर दी है अभय, इसका अंजाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। अभय बाहर जाकर कैब का वेट करने लगा तो उसे देखकर अविनाश और पल्लवी चौंक गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय सही सलामत क्लब से बाहर निकल गया। अविनाश ने अपने आदमी को फोन लगाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वह उन्हें देखने क्लब के अंदर भागा। मौका मिलते ही पल्लवी अभय से बोली, तुम ठीक हो? अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? लगता है कि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। नहीं, मेरा ये मतलब वह नहीं था। एक्चुअली हाँ, वह सब इतने सारे लोग थे, इसलिए मुझे लगा, पल्लवी ने तुरंत जवाब दिया। इससे पहले अभय कुछ बोलता पल्लवी ने अभय की तरफ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम पल्लवी है, वैसे तो तुम जान ही गए होंगे। अभय ने भी मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया और बोला, मेरा नाम अभय है, आपको भी पता होगा। इस बात पर दोनों हंसने लगे। तभी अविनाश भागते हुए आया। वह अपने आदमियों का वह हाल देखकर पहले से गुस्सा था। पल्लवी और अभय को हाथ मिलाकर हंसते हुए देखा तो और आग बबूला हो उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई पल्लवी को छूने की? हाथ हटा अपना, इस पर लाइन मार रहा है।
अविनाश ने ऐसा बोला तो अभय ने पल्लवी का हाथ छोड़ दिया। वह बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, पर पल्लवी गुस्से में बोली, ये तुम कैसे सवाल कर रहे हो अविनाश, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है। अभय ने वहां ना रुकने में ही भलाई समझी और निकल गया। अभय अभी रास्ते में ही था कि तभी कशिश का फोन आया। हेलो अभय, क्या तुम अभी क्लब बॉम्बे आ सकते हो? अभय चौंककर बोला, क्लब बॉम्बे? तुम मुंबई में हो कशिश? हाँ, आज एक अर्जेंट मीटिंग के लिए आना पड़ा, सोचा तुमसे मिल लूं। कशिश का जवाब सुनकर अभय बोला, तुम मजाक तो नहीं कर रही? क्योंकि आज दिन में जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। कशिश हंसते हुए बोली, अभय सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे एक और सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए, जल्दी से आ जाओ। अभय क्लब बॉम्बे के लिए निकल पड़ा। वहां क्लब बॉम्बे में कशिश अभय को कॉल करके अंदर जाकर बैठ गई। वहां सानिया, अंकिता, कामिनी और दीपक बैठे हुए थे। उनके साथ दीपक का छोटा भाई मुकुल भी था। कशिश ने सानिया के पास जाकर धीरे से उसके कान में कहा, अभय को बुला लिया है मैंने। सानिया कुछ बोलती उससे पहले अंकिता की नज़र मुकुल पर पड़ी, जो अपने हाथ चुपके से कशिश के पैरों की तरफ लेकर जा रहा था। इससे पहले कि वह छूता, अंकिता ने जल्दी से मुकुल का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोली, क्या बदतमीजी है ये मुकुल? क्या करने की कोशिश कर रहे थे? इतना बोलते ही अंकिता ने गुस्से में मुकुल को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंकिता का गुस्सा देखकर सब हैरान रह गए। दीपक गुस्से में बोला, अंकिता, मुकुल को क्यों मारा तुमने? अंकिता गुस्से में बोली, तुम्हारा इडियट भाई कशिश को गलत तरह से छूने की कोशिश कर रहा था, बस उसी का सबक सिखाया है मैंने इसे। सभी मुकुल की तरफ देखने लगे तो वह बेशर्मों की तरह बोला, कशिश इतनी खूबसूरत है, मैं इसे छूना चाहता था और ये खुद मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठी थी। इसका मतलब ये भी मुझे पसंद करती हैं। कशिश ने ये सुना तो गुस्से में मुकुल के चेहरे पर वाइन का गिलास फेंक दिया। दीपक जोर से चिल्लाकर बोला, कशिश, माना मुकुल ने सही नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब मुकुल के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। हद से आगे मत बढ़ो। ये सुनकर सानिया मुकुल का कॉलर पकड़कर बोली, हद तो इसने पार की है और तुम इसका साथ दे रहे हो। बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें इसे थप्पड़ मारना चाहिए। दीपक चिढ़ते हुए बोला, मेरे भाई ने गलती की, मैंने मान लिया, इसलिए इस मैटर को यही खत्म कर दो। लेकिन तुम सब लोग अपनी लिमिट याद रखो। तुम मुंबई शहर में हो, यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। दीपक की ये बात सुनकर सानिया मुस्कुराते हुए बोली, दीपक, मेरे एक इशारे पर 100 लोग दौड़े आएंगे। दीपक हंसते हुए बोला, ये तुम्हारे पापा का दिल्ली नहीं है सानिया। दिल्ली में होंगे तुम्हारे पापा सबसे अमीर, यहाँ मुंबई में उनके जैसे हजारों घूमते हैं। दीपक के बर्ताव के लिए कामिनी बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। दीपक, स्टॉप इट। अगर इसी वक्त मुकुल ने कशिश से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं पूरी मीडिया के सामने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। फिर अपनी बेइज्जती होने से कैसे रोकोगे? ये सुनकर सब चौंक गए। दीपक सकपका गया। हालांकि उसे इंसल्टेड फील हो रहा था, लेकिन वह खुद को शांत करके बोला, मुकुल, कशिश से माफ़ी मांगो। लेकिन मुकुल गुस्से में वहां से चला गया। दीपक बोला, अपने भाई की तरफ से तुम सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। दीपक भले ही माफ़ी मांग रहा था, लेकिन उसके दिल में सानिया, कशिश और अंकिता के लिए नफरत की आग जल चुकी थी। तभी कामिनी के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही वह बोली, हाँ पार्थ, बोलो क्या काम है? पार्थ जल्दी से बोला, मैम एक आदमी आया, हमारे क्लब में लड़ाई की और बिना नुकसान भरे चला गया। कामिनी चौंककर बोली, कौन था वह आदमी? क्या तुम्हें उसका नाम याद है? मैम उसका नाम अभय था। पार्थ के मुंह से अभय का नाम सुनते ही कामिनी कुछ पल के लिए चौंक गई। ओक पार्थ, इस मैटर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। कामिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तभी अभय भी वहां पहुंच गया और सबको एक साथ देखकर हैरान रह गया।
स्पेशली सानिया को और दीपक भी अभय को वहां देखकर भौचक्का रह गया, क्योंकि अभय नाम की मुसीबत उसकी लाइफ में फिर से लौट आई थी। वही कशिश ने अभय को बताया कि उसे बैंक की मुंबई वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वह इसी मीटिंग के लिए मुंबई आई थी। अभय सानिया को छेड़ते हुए बोला, हार गई न तुम शर्त, एक दिन भी नहीं रह पाई मेरे बिना। आज सुबह मैं यहाँ आया और शाम तक मेरा पीछा करते हुए तुम भी आ गई। सानिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, ज्यादा उड़ो मत, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई यहाँ, पापा ने ज़बरदस्ती भेजा है। वह चाहते हैं मैं मुंबई में हमारा बिजनेस एक्सपैंड करूं, इसलिए रिसर्च के लिए आई हूं। अभय सोचने लगा, ये मिस्टर राठौड़ की प्लानिंग है मुझे और सानिया को पास रखने की, पर वो कामयाब नहीं होंगे। तभी बीच में अंकिता बोल पड़ी, और जहां सानिया वहां मैं, कैसा लगा हमारा सरप्राइज अभय? अभय मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, बहुत अच्छा। अब जब तुम सब यहाँ आ गए हो तो मैं दिल्ली को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा। अभय जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता भी एक साथ बैठे हुए थे। जब मनीषा ने अभय को देखा तो वह इतनी खुश हुई कि वह दोबारा रोने लगी। अभय के माँ बाप उसके घर वापस आने के कारण बहुत खुश थे। अभय और उसकी माँ एक दूसरे के साथ मिलकर देर रात तक सुख दुख की बातें करते रहे। अगले दिन अभय के पास गौतम का फोन आया। अभय, मुझे पता है कि तुम्हारे पापा की कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या मेरे लायक कोई जॉब होगी? अभय ने कुछ सोचकर कहा, गौतम, तुम आज स्काई व्यू कंपनी चले जाना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। गौतम चौंक कर बोला, स्काई व्यू कंपनी, वहाँ जॉब लगना इम्पॉसिबल है। क्या तुम वहाँ किसी को जानते हो अभय? अभय मुस्कुराते हुए बोला, गौतम, तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? वहाँ 2 बजे आ जाना। ये बोलकर अभय ने कॉल कट कर दिया। दरअसल 3 साल पहले एक मिशन के दौरान अभय ने स्काई व्यू कंपनी के एक हिस्सेदार की जान बचाई थी, जिसने बाद में अभय को उस कंपनी का 70% हिस्सेदार बना दिया था और बाकी के 30% की हिस्सेदार डॉक्टर मेहका की थी। उस कंपनी में किसी को भी नहीं मालूम कि उनकी कंपनी का चेयरमैन एक नाइट फाइटर है। अभय ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तभी उसे मेहका का मैसेज आया, बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट मिशन। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।